नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले कहा था कि बिहार दरोगा के लिए कि जितने भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है या तो ऑफलाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए है वो सभी हम आपको करवाएंगे। तो इस सिलसिले में हम लोग स्टार्ट किए थे जो बिहार दरोगा के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हुआ था केजीएस का, यानी खान सर का जो हुआ था, और डबल स्टार और खाकी सीरीज 3.0 है ना। तो इसमें कुछ टेस्ट जो है छूट गया था, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी हम करवा दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बीच में स्टार्ट हो गया था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से ऑफलाइन टेस्ट आ गया था, और आपको खाकी जो मतलब कि एडिटोरिया की तरफ से वॉल्यूम 3 जो बुक आ गया था उसका हम करवा रहे थे, ठीक है। तो साथ में वो भी चलेगा और कोशिश हमारी रहेगी बीच बीच में ये सारे टेस्ट जो बचा हुआ है उसको हम करवा दें। जैसे कि केजीएस का खान सर का 11 टेस्ट तक हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग टेस्ट नंबर 12 कर लेंगे, ठीक है। फिर खाकी सीरीज का जो है वो फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए अब उसको भी हम शुरुआत करेंगे, कोशिश करेंगे एक एक करके सब समाप्त करें आपको, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। तो चलिए हम लोग देखेंगे। और आप लोग को मालूम है कि जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जैसे डबल स्टार का 20 टेस्ट है, और केजीएस का 21 टेस्ट मिलेगा, और खाकी सीरीज 3.0 का 20 टेस्ट है, ठीक है। तो ये सभी आप लोगों को लगा लेना है। तो आधा से ज़्यादा तो समाप्त हो चुका है, बस कुछ कुछ बचा हुआ है, तो उसको हम लोग समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टेस्ट नंबर आज देखते हैं केजीएस का टेस्ट 12 है ना, बिहार दरोगा टेस्ट 12। चलिए, पहला प्रश्न क्या है कि यजुर्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है शुक्ल यजुर्वेद गद और पद दोनों में उपलब्ध है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद केवल पद में है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि देखिए क्या है कि यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद और पद दोनों में रचा गया है, लेकिन यहाँ पर जो शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद ये दोनों के बारे में बोल रहा है। तो शुक्ल यजुर्वेद बोला क्या यहाँ पर गद और पद दोनों में उपलब्ध है, ये गलत है। क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद जो है ये केवल पद में है, यानी केवल इसमें मंत्र है, ठीक है। और कृष्ण यजुर्वेद में ये इसमें दोनों है, गद और पद दोनों में, कृष्ण में दोनों है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यजुर्वेद को मुख्य रूप से कर्मकांडीय वेद कहा जाता है, क्योंकि इसमें यज्ञों के नियमों और विधानों का संकलन है, ये स्टेटमेंट सही है ना। यजुर्वेद को मुख्य रूप से क्या कर्मकांडीय वेद कहा जाता है, क्योंकि इसमें यज्ञों और नियमों और विधानों का संकलन है। यजुर्वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अधर्व्यू कहा जाता है, ये वाला भी सही है ना। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं, अधर्व्यू कहा जाता है, यानी कि 2 और तीसरा ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 है ना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। रही बात क्या वेद, वेद के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखिए वेद कितना होता है, 4 है ना। वेद की संख्या कितना है, 4। वेदांग कितना है, 6। पुराणों की संख्या कितना है, 18 है ना। उपनिषद की संख्या कितना है, 108, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। वेद 4, वेदांग 6, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषद की संख्या कितना है, 108 है। यहाँ पर क्या पुराणों की संख्या कितना, 18। महाभारत में पर्व की संख्या कितना, 18। या तो महाभारत में अध्याय पूछे 18। रेलवे जोन की संख्या कितना है, तो मुख्य रूप से कितना, 18। हालांकि एक मेट्रो लगाकर 19 हो जाता है, वो 18 है। फिर आपसे पूछा जाता है कि 12वीं अनुसूची में, जो 12वीं अनुसूची है नगर पालिका 12वीं अनुसूची में कितने विषय है, तो वो भी क्या लगाना है, आंसर 18। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है, 18 है, ठीक है। तो 18 वाला ये सभी याद रखना है। फिर समझिए 18 वाला क्या क्या है, 18 का जो मैजिक इसमें याद रखना है क्या, देखिए 18 पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। और जो महाभारत में पर्व की संख्या कितनी है, 18 है। और रेलवे जोन की संख्या कितना है, 18 है। और बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, 18 है। 12वीं अनुसूची में कितने विषय है, 18 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, वेद 4, वेदांग 6, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषद कितना है, 108 है, ठीक है। अब यहाँ पर वेद जो है, वेदों का 4 जो है वेद, इसका सही क्रम आपसे कभी पूछ लिया था कि वेदों का सही क्रम क्या है, यानी कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद हो गया। उसके बाद कौन सा है, यजुर्वेद, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद है सामवेद और उसके बाद है अथर्ववेद, ठीक है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो गया, तो ऋग्वेद हो गया। सबसे नवीनतम वेद पूछे तो वो अथर्ववेद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए तीसरा स्टेटमेंट में लिखा था कि यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं, अधर्व्यू कहा जाता है, ठीक है। इसलिए सभी का आपको पुरोहित आपको जानना है कि पूछा जाता है एग्जाम में। तो ऋग्वेद के पुरोहित का नाम पूछे तो क्या लगाना है आंसर, होत्री है ना। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, होत्री। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो वो अधर्व्यू कहा जाता है ना, यहाँ पर जो लिखा है अधर्व्यू, ठीक है। और सामवेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं, उद्गाता, गाता, यानी इसको रिलेट करना है कैसे, सामवेद क्या है, इसमें संगीत का वर्णन है, ठीक है। तो संगीत गाता है ना, तो उद्गाता गाने वाला है इसमें सब, ठीक है।
तो उद्गाता बोला जाता था, यानी गाया जाता था। मंत्रों को गायन करता था कौन? सामवेद वाले पुरोहित। और अथर्ववेद में क्या है? तो ये है, इसके पुरोहित को बोलते थे ब्राह्मण। क्या? ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण बोलते थे। ठीक है, याद रखना है, अथर्ववेद के पुरोहित को ब्राह्मण बोलते थे। ठीक है, फिर समझिए, ऋग्वेद के पुरोहित होत्री, यजुर्वेद का अधर्व्यु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्राह्मण बोलते थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। अगर बात करें क्या वेदों के बारे में, एक एक प्रश्न अगर महत्वपूर्ण पूछे तो पूछा जाएगा कि किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो गायत्री मंत्र का किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, यज्ञ का उल्लेख किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। संगीत का वर्णन किस वेद में है? तो सामवेद में। और जादू टोना का वर्णन किस में है? तो अथर्ववेद में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऋग्वेद में पूछा जाता है कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। और कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त है। और कितने इसमें मंत्र है? तो 10,462। कितना है? 10,462 मंत्र है ऋग्वेद में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 में कि गुप्त काल में सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रभाग क्या कहलाता था? तो गुप्त काल में सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रभाव जो प्रभाग है ये क्या कहलाता था? ये भुक्ति बोलते थे इसको। क्या? भुक्ति। गुप्त काल में सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रभाग को भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, रही बात क्या गुप्त वंश है ना, गुप्त वंश के बारे में इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है यहाँ पर देखते हैं। जैसे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, है ना। गुप्त वंश का संस्थापक पूछे, श्रीगुप्त। और गुप्त संवत किसने जारी किया था? तो 319 और 20 ईस्वी में गुप्त संवत किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था। ठीक है, किस शासक को सिक्कों पर बिना बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बिना बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन पूछे तो नादिर शाह को कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। फिर आपसे पूछा जाता है क्या कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। कुमार गुप्त प्रथम ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। इसलिए कई बार पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन में आपको वंश देता डायरेक्ट, है ना, मौर्य वंशों ने, गुप्तों ने। तो यहाँ पर कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था, इसलिए क्या आंसर लगाना है? गुप्तों ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। यहीं पर पूछा आपसे क्या जो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। ठीक है, तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और गुप्त वंश की आधिकारिक भाषा पूछे तो संस्कृत बताना है। क्या? संस्कृत। गुप्त संस्कृत, है ना, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, चलिए। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में जो मोस्ट इंपोर्टेंट विश्वविद्यालय है पूछा जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। यहीं पर पूछे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था ना। नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। तो ध्यान रखना है आपको कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये दोनों को ध्वस्त किया था किसने? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। हमेशा याद रहे, कभी कंफ्यूजन ना हो। तो याद कैसे रखना है? तो बख्तियार खिलजी जो कि बख्तियारपुर जंक्शन है ना, आप लोग जानते होंगे, पटना से पहले आपको बख्तियारपुर जंक्शन मिलता है। तो बख्तियारपुर जंक्शन जो है ये बख्तियार खिलजी के नाम पर ही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? निम्न को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही कालक्रम में यानी कि ये क्या है? कॉर्टेज प्रथा की शुरुआत, यानी कि ये क्या, इसका जानना पड़ेगा क्या? ईस्वी, तभी तो आप इसको सही कालक्रम में व्यवस्थित कर पाएंगे। तो रही बात क्या, कार्टेज प्रथा, इस कब हुआ था मालूम? 1502 में हुआ था। 1502 में और क्या हुआ था? ध्यान रखना है, पुर्तगाली यात्री जो है वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था 1502 में, है ना। और कॉर्टेज की स्थापना 1502 में हुआ था। ठीक है, और पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार ये कब हुआ था? 1510 में हुआ था, है ना। गोवा पर कब्जा कब कर लिया था पुर्तगालियों ने? 1510 में। फ्रांसीसियों का पांडिचेरी आगमन ये कब हुआ? 1673 की बात है ना। 1673-74 में हुआ था ये फ्रांसीसियों का पांडिचेरी पर आक्रमण। ठीक है, और अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक अनुमति ये कब मिला था? 1613 की बात है ये। ठीक है, 1613 की। तो सही क्रम अगर बताएंगे तो पहले कौन सा होगा? 1502 वाला होगा, यानी कि एक होगा। ठीक है, एक हो गया, उसके बाद 1510 आएगा, यानी कि दो होगा। एक और दो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना, एक और दो ये दोनों में है। उसके बाद आएगा 1613, यानी कि 4 वाला आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, यहाँ पर पढ़ते हैं क्या जो चैप्टर है वो यूरोपीय आगमन, है ना। यूरोपीय आगमन के बारे में बात करेंगे तो यूरोपीय आगमन में सबसे पहले पूछेगा कौन सा यूरोपीय देश आया था भारत? तो आया था पुर्तगाली। कब आया था?
पुर्तगाली कब आया था पूछा जाता है ना, पुर्तगाली कब आया था, फिर डच कब आया था भारत, ठीक है, फिर अंग्रेज कब आया था, उसके बाद आपको डेनिश कब आया था, और फ्रांसीसी कब आया था। तो क्या लगाना है आंसर, पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आया था, 1498 में, जो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। डच कब आया था, 1602 में आया था। और अंग्रेज कब आया था, तो 16 अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1600 ईस्वी में हुआ था। और डेनिश की कब हुआ था, 1616 में। और फ्रांसीसी जो है कंपनी की स्थापना भारत में कब हुआ था, 1664 में हुआ था। कब, 1664 में, ठीक है। तो ये सारे डेट महत्वपूर्ण है, याद रखना है, क्वेश्चन हार्ड करता है, ये सब आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए, रही बात क्या, पहला आने वाला जो यूरोपीय देश कौन है, पुर्तगाली, ठीक है। पहला पुर्तगाली यात्री कौन था, तो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में आया था, ठीक है। और कहाँ पर आया था, केरल के कालीकट पर आया था। स्वागत किसने किया था, जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, ठीक है। और आपको ध्यान रखना क्या, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा पूछा जाता है क्या फिर, कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, पहली बार आया था ये 1498 में केरल के कालीकट पर। दूसरी बार भारत कब आया था, ये 1502 में आया था। और तीसरी बार कब आया था भारत, तो 1524 में आया था, ठीक है। तो कुछ भी पूछे आप आंसर लगा देना आपको, ठीक है। पहली बार 1498, दूसरी 1502, और तीसरी बार आएगा कब, 1524 में आया था, ठीक है। कब आया था, 1524 में आया था। अच्छा, भारतीयों के लिए जो है समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, तो ये वास्को डी गामा ने ही किया था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 4, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में प्रयुक्त होने वाला शब्द ऊपरी कर निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो ये ऊपरी कर क्या था, तो गांव के किसानों पर लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त भूमि कर था। गांव के किसानों पर लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त भूमि को क्या बोलते थे, ऊपरी कर कहा जाता था ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाकी गुप्त काल के बारे में अभी आपको बता दी सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिवाजी के मृत्यु के बाद संभाजी को किसने और कहां पर गिरफ्तार किया था। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद किसने, तो मुकर्रब खां ने किया था। कहां पर, तो संघमेश्वर में किया था ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, संभाजी को किसने, तो मुकर्रब खां ने गिरफ्तार कर लिया था संगमेश्वर में, ठीक है। रही बात क्या, शिवाजी, शिवाजी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो 1630 में हुआ था। कहीं आपको 1627 में मिल जाएगा, घबराना नहीं है ना, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, 1630 या 1627, ठीक है। तो 1630 में इनका जन्म कहाँ हुआ था, शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। कहाँ, पुणे में हुआ था, यानी महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुआ था, 1680 में हुआ था, ठीक है। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, रायगढ़ किला में हुआ था, ठीक है। इसके बीच में क्या क्या हुआ, ध्यान रखना है। क्या शिवाजी के अगर पूछे कि माता का नाम क्या है, जीजाबाई, माता का नाम याद रखना, पूछा जाता है इनका माता का नाम जीजाबाई, और पिता का नाम क्या था, शाहजी भोसले, क्या था, शाहजी भोसले। और इसका उत्तराधिकारी कौन था शिवाजी का, तो संभाजी महाराज था, संभाजी महाराज। शिवाजी के बारे में कैसे जानते हैं, कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, शिवाजी ने किया था, ठीक है। शिवाजी का अभी करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी भारत का 44वां विश्व धरोहर में किसे शामिल किया गया है, तो शिवाजी के सैन्य परिदृश्य को, मराठा साम्राज्य के सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है, ठीक है। और क्या जानना है, उसमें जो कितने किला शामिल किया गया, तो 12 किला शामिल किया गया, जिसमें 11 किला कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और एक किला जो है जिंजी का किला है ना, तो पूछ लिया जाएगा आपको जिंजी का किला कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना है। यहीं पर आपसे पूछा जाता है क्या, कि चौथ क्या था, तो मराठा साम्राज्य में एक क्या था, कर था, चौथ है ना। और एक सरदेशमुखी क्या था, तो ये भी एक कर था, ठीक है। याद रखना, चौथ यानी 1/4 और सरदेशमुखी 1/10 कर लिया जाता था। यहीं पर शिवाजी से बात करेंगे, तो अष्ट प्रधान किसके दरबार में रहता था, तो शिवाजी के दरबार में रहता था। और एक होता है अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। कंफ्यूजन कभी ना हो, तो ऐसे ध्यान रखना है, अष्ट दिग्गज देवराय, दिग्गज देवराय है ना, अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय, और अष्ट प्रधान जो है शिवाजी के दरबार में रहता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। तो मिलान करना है, जैसे ये स्तंभ लेख है और विशिष्टता उसका क्या है ना। तो रूमिनदेई अभिलेख, रूमिनदेई लेख में क्या मिला था, तो कर माफ है ना, कर माफ वो राजस्व की कमी की सूचना किसमें मिलता है, तो रूमिनदेई अभिलेख में मिलता है। 1 का 2 हो गया, ठीक है। फिर कौशाम्बी जो स्तंभ लेख है उसमें क्या मिलता है, तो कौशाम्बी में मिलेगा क्या, रानी कारुबाकी का उल्लेख है ना, रानी कारुबाकी का उल्लेख किस स्तंभ लेख में मिलता है, तो कौशाम्बी में। सांची में क्या मिलता है, तो संघ भेद रोकने का आदेश है ना, सांची का जो हो गया स्तूप कहाँ पर मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश में ना, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। सी का
यहाँ पर क्या हो, सांची स्तंभ लेख में संघवेद रोकने का आदेश है, यानी कि आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए का 2, ए का 2 और बी का 1, बी का 1 इसमें दिया हुआ है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो अभिलेख है, स्तंभ लेख है, किसका मालूम, सांची का स्तूप जैसे किसने बनवाया था, रूमेनदेही अभिलेख किसने, ये सब अशोक से संबंधित है ना। अशोक काफी महत्वपूर्ण होता है, जैसे सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। धामे का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। रूमेनदेही, कौशाम्बी, ये सब आपको अशोक ही होगा। ठीक है, और ये सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में मिलेगा, धामे का स्तूप ये कहाँ, उत्तर प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, रही बात क्या, ये जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी ये वत्स की राजधानी थी ना, वत्स महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको बताते हैं कि पूछा जाएगा मालूम क्या, कि बिहार में कुल कितने महाजनपद था ना मालूम, तो क्या लगाना, देखिए 16 महाजनपद था, जिसकी जानकारी आपको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है और जैन ग्रंथ के कौन सा, भगवती सूत्र में मिलता है 16 महाजनपद की जानकारी। तो 16 महाजनपद में बिहार में कितने जब महाजनपद था, तो 3 महाजनपद। ठीक है, 3 महाजनपद कौन कौन सा था मालूम मैंने आपको, हम याद करवाते हैं ना, कौन कौन सा है, तो एक है सबसे बड़ा जो महाजनपद था मगध, वो अपने बिहार में था मगध, और एक था अंग और एक था बज्जी, क्या था, बज्जी। ठीक है, इसमें से कुछ बताएंगे और एक प्रश्न आपसे पूछ लेंगे जो कि आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखिए मगध की राजधानी पूछे तो कहाँ था, राजगीर है ना, मगध की राजधानी राजगीर, और अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा, अंग की राजधानी चंपा, यही 3 था जो कि महाजनपद बिहार में था। ठीक है, ध्यान रखना। बज्जी की राजधानी आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार हम आपको बता चुके हैं, तो इसलिए आप लोग भी याद रहता है कि सब सुनते जाते हैं, है ना, पता तो चले। तो बज्जी की राजधानी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बज्जी की राजधानी, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार में था तीनों ये महाजनपद। तो बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 में क्या है, निम्नलिखित में से मोकासा प्रणाली का सही वर्णन कौन सा है। तो मोकासा प्रणाली का सही वर्णन क्या है, तो नगद वेतन के स्थान पर भूमि या गांव देना। मोकासा प्रणाली का मतलब क्या हुआ, नगद वेतन के स्थान पर भूमि या गांव देना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा किसने शुरू किया था मालूम, वो किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था ना, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ये जो मतलब लेखक और पुस्तक का गलत सुमेलित है। जैसे सुभाष चंद्र बोस का द इंडियन स्ट्रगल, ये वाला सही है ना, द इंडियन स्ट्रगल, ये पुस्तक के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ठीक है, और 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये पुस्तक के लेखक वी डी सावरकर है, ये भी सही है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज, इनका लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। इंडिया डिवाइडेड, इनका लेखक कौन मालूम, इंडिया डिवाइडेड किनकी पुस्तक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है ना, बाल गंगाधर तिलक की नहीं है। तो ये वाला गलत सुमेलित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाल गंगाधर तिलक कौन सा है, तो उनका है केसरी और मराठा, जो कि केसरी जो है वो लिखा गया है मराठी भाषा में, और मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराची अधिवेशन 1931 में निम्नलिखित में से कौन से विषय को प्रमुखता दी गई है। कराची अधिवेशन 1931 में किस विषय को प्राथमिकता दी गई थी, तो इसमें पहला जो है क्या, मौलिक अधिकारों की घोषणा, तो ये प्राथमिकता थी, है ना, मौलिक अधिकारों की घोषणा थी कराची अधिवेशन की प्राथमिकता। फिर बात करें क्या, सदस्यों हेतु खादी वस्त्र पहनना, ये इसमें नहीं था। आर्थिक नीति का प्रारूप, आर्थिक नीति का प्रारूप ये था। पाकिस्तान की मांग, इसमें नहीं था, यानी कि 1 और 3 था, तो 1 और 3 ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, रही बात क्या, कराची अधिवेशन ये कब हुआ था मालूम, कराची अधिवेशन मार्च 1931 में हुआ था, और गांधी इरविन समझौता ये भी कब हुआ था, तो ये हुआ था 1931 में, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और 1931 में क्या हुआ था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था, जिसमें गांधी जी भाग लिए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 में, गुप्तोत्तर काल के दौरान भारत में बौद्ध धर्म के पतन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे महत्वपूर्ण था, किसका, बौद्ध धर्म के पतन का। तो इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था, बौद्ध धर्म के भीतर ब्रजयान शाखा का अत्यधिक कर्म कांडों और तांत्रिक प्रथाओं का अपनाना। बौद्ध धर्म के भीतर ब्रजयान शाखा का अत्यधिक कर्म कांडों और तांत्रिक प्रथाओं का अपनाना, यही इसका पतन का मुख्य कारण था, है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में आपको मालूम है, बौद्ध संगीति है ना,
4 बौद्ध संगीति मुख्य रूप से जो हुआ था एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ कहाँ हुआ था, तो पहला बौद्ध संगीति राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ। ठीक है, अच्छा ये क्रम आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा याद रखना है इसे। जैसे देखिए पहला तो राजगीर याद रहता है, दूसरा और तीसरा में कभी कंफ्यूजन होता है ना, दूसरा कहाँ तो वैशाली, तीसरा कहाँ पाटलिपुत्रा, तो तीसरा तो आ रहा है ना पाटलिपुत्रा तो आ रहा है लास्ट में, इसे रिलेट कर लेना, कनेक्ट कर लेंगे कि यही तो यही होगा ना। तो तीसरा पाटलिपुत्रा, तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था, चौथा कहाँ तो कश्मीर में हुआ था। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुआ था, तो पहली बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु, दूसरे बौद्ध संगीति कालाशोक, तीसरे बौद्ध संगीति अशोक के समय हुआ था, और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट चुनना है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी, तो ये बात सही है ना, क्योंकि इस कोलकाता जो है विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुआ था, और बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1857 में हुआ था, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1857 में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो जब 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, तो ये नाम गलत दिया हुआ है ना, क्योंकि 1856 से 1862 तक किसका कार्यकाल था, तो लॉर्ड कैनिंग ही था 1862 तक। ठीक है, और ये तीनों 1857 में स्थापित हुआ था, इसलिए डलहौजी जो दिया है ये गलत है। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 था, और लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक था। ठीक है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर नाम गलत दिया हुआ है, तो केवल एक ही यहाँ पर सही है। ठीक है, तो केवल एक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगम एकमात्र ऐसा है जिसका ग्रंथ तोलक्का पीएम आज उपलब्ध है, तो कौन सा संगम है जिसका ग्रंथ आज भी तोलक्का पीएम जो है ये उपलब्ध है, तो आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय संगम है ना, कपाटपुरम अगस्त ऋषि का, है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, द्वितीय संगम जिसका जो ग्रंथ क्या तोलक्का पीएम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 13 में क्या है, फ्रेजर आयोग किस विषय से संबंधित था, तो फ्रेजर आयोग पुलिस सुधार से संबंधित था। फ्रेजर आयोग किस विषय से संबंधित था, फ्रेजर आयोग पुलिस सुधार, फ्रेजर आयोग पुलिस सुधार यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अच्छा, भारत में पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन करना है। संयुक्त प्रांत किसान सभा गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने इसका स्थापना किया था क्या, तो ये बात सही है। ठीक है, संयुक्त प्रांत किसान सभा का गौरी शंकर और इंद्र नारायण द्विवेदी। फिर क्या है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के स्वामी सहजानंद ने इसका स्थापना किया था, तो ये वाला भी सही है ना। फिर क्या, अवध किसान सभा का स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये गलत है, क्योंकि अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू और बदल पांडे ने किया था, जवाहरलाल नेहरू और बदल पांडे ने, और उसमें बाबा रामचंद्र भी थे और देव नारायण तिवारी भी थे, है ना, तो ये सभी मिलकर अवध नारायण किसान सभा की स्थापना 1920 में किया था। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बिहार में किसान के सबसे बड़े जो नेता कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, और जिसमें इन्होंने ही 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन यानी कि पुष्यभूति वंश का था ये हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही कौन सा है ये बता रहा है, पूछ रहा है। तो हर्ष ने प्रयोग में एक बड़ी धार्मिक सभा आयोजित की जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था, ये बात सही है ना, तो हर्ष ने एक धार्मिक सभा ये करता था। फिर क्या है, चीनी यात्री हुएन सॉन्ग उनके शासनकाल में भारत का दौरा किया और सियुकी नामक विवरण लिखा, ये बात भी सही है। हुएन सॉन्ग किसके दरबार में आया था, किसके शासनकाल में भारत आया था, हुएन सॉन्ग हर्षवर्धन के समय भारत आया था, तो ये बात सही है। और सियुकी जो है पुस्तक के लेखक कौन है, हुएन सॉन्ग है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला स्टेटमेंट सही है। हर्षवर्धन ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था, ये गलत है, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय को हरा नहीं पाया था, बल्कि पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हरा दिया था। ठीक है, तो ये वाला गलत है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, 15 का ऑप्शन ए यहाँ पर 1 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, इसमें क्या, जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किस वर्ष किया था, तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण किस वर्ष किया था,
तो ये बात है 1941 की, ठीक है, 1941। और ये सब जो प्रक्रम है ये क्या विश्व युद्ध का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं आपको विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 18 तक हुआ था। और दूसरा विश्व युद्ध कब तक हुआ, कब से कब तक हुआ? तो 1939 से 1945 तक हुआ था दूसरा विश्व युद्ध, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था। और दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसमें था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था, दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था, ठीक है। और यहीं पर बात करेंगे क्या, देखिए जापान जब पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, तो इसी के जवाब में फिर क्या हुआ? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, जो कि ऐतिहासिक रहा था, ठीक है। और पहली बार परमाणु बम उसी समय का इस्तेमाल हुआ था, अमेरिका ने किया था, जापान पर गिरा के किया था। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर 9 अगस्त। नागासाकी 9 से नागासाकी, 9 से 9 अगस्त है ना, तो नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान औपनिवेशिक सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान औपनिवेशिक सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन था। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान औपनिवेशिक सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था। जॉर्ज वाशिंगटन वही है, कौन? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। और इन्हीं के नाम पर जो है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है ना, वाशिंगटन इसी के नाम पर है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। और वाशिंगटन डीसी में क्या, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। और अब्राहम लिंकन ये भी अमेरिका के ही राष्ट्रपति थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो स्पिनिंग म्यूल, इसका जो आविष्कार है रिचार्ड आर्कराइट ने किया था क्या? तो ये सही है ना, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार जो है रिचार्ड, कौन सा युग्म सही है पूछा है ना, तो ये वाला गलत है मालूम। स्पिनिंग म्यूल का दूसरा कोई किया, ये किया था। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार जो है किसने किया था? सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार जो है सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। और इसमें वाटर फ्रेम, अगर बात करेंगे वाटर फ्रेम का आविष्कार, रिचार्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था, ठीक है। रिचार्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचार्ड आर्कराइट ने किया था, ठीक है। और पूछा सही कौन सा, जैसे ये वाला गलत था, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। वाटर फ्रेम का आविष्कार ये हरग्रीव्स लिखा, ये गलत है क्योंकि वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। रही बात सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था 1815 में, तो ये वाला भी यहाँ पर गलत है, ठीक है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी है केवल, ये सही है कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। नेक्स्ट क्या, प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित राष्ट्र संघ जो लीग ऑफ नेशंस की विफलता का सबसे प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा था? क्या था? अमेरिका का इसमें शामिल न होना, है ना, अमेरिका का इसमें शामिल न होना। प्रथम विश्व युद्ध बताए थे कब हुआ था? 1914 से 18 हुआ था। और प्रथम विश्व का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित प्रांतों और उनकी राजधानी से सही मिलान करना है। तो राजधानी और उसका प्रांत और उसका राजधानी, तो इसमें मिलान करते हैं क्या? अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी था। और उत्तरापथ की राजधानी ये तक्षशिला था। और कलिंग की राजधानी तोसली, कलिंग तोसली। और दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी, है ना। तो ये सामने सामने मिलान सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 में कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है कि अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, किसी विदेशी नागरिक को नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? सही है ना। जो अनुच्छेद 19 है के तहत दी गई नागरिक स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है और किसी विदेशी नागरिक को ये प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या सही है। और मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है और संसद इनमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, ये गलत है ना। इसमें क्या है? संशोधन कर सकती है संसद, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, केवल एक सही था, केवल एक सही है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। रही बात क्या? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार आपसे पूछे किस भाग में है, तो हमेशा याद रखना है हल्का है लेकिन पूछा जाता है बार बार, है ना। तो मौलिक अधिकार
भाग 3 में हो गया। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया, ठीक है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार यानी भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे क्या कि जो मौलिक अधिकार हाँ, मैग्ना कार्टा हो गया, भाग 3 हो गया, और अनुच्छेद 12 से 35 हो गया, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना आपको, यहाँ मौलिक अधिकार जो मूल संविधान में कितना 7 मौलिक अधिकार था, ठीक है। लेकिन बाद अभी क्या वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। क्यों? एक मौलिक अधिकार कौन सा था जिससे समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे हटा दिया गया, और एक विधिक अधिकार के तहत इसे रखा गया कहाँ? अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। इसमें क्या उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका आंसर लगाइए क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय, मैंने बोला ना, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितने जज होंगे? तो ये कौन सा कर सकते हैं? राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। उच्च न्यायालय पूछे किस अनुच्छेद में, तो आंसर क्या बताना है? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है अनुच्छेद 214 में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में? तो यही एक को इधर कर देना है, 1 to 4 हो जाएगा ना। 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। यहीं पर आपको इसी तरह आपको क्या बताते हैं कि राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत। यही एक को इधर कर देते हैं, तो 1 to 3 यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है। अच्छा, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो हाई कोर्ट है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसद में विधायी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संसद में विधायी प्रक्रिया के बारे में इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए कौन सा सही है पूछा है ना। तो पहला क्या है? धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? या तो अस्वीकार उसे रोक सकती है और उसे अस्वीकार नहीं कर सकती है, तो ये वाला भी सही है ना। 14 दिनों तक रोक सकती है, तो 1 और 2 दोनों सही है यहाँ पर। और आंसर क्या हो जाएगा? दोनों यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। दोनों यहाँ पर सही है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है आपको क्या, जैसे आपको हमेशा पढ़ने को मिलता है क्या, धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है राज्यसभा? तो 14 दिनों तक, ठीक है। लेकिन यही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा साधारण विधेयक को, धन विधेयक नहीं बल्कि साधारण विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 6 माह तक रोक सकती है ना। तो ये वाला डेट याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये वाला केवल पढ़ेंगे तो आपको साधारण विधेयक भी पूछेगा तो जल्दबाजी मार दीजिएगा कि साधारण विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकते हैं, तो आंसर क्या लगा दीजिएगा? 14 दिन है, ठीक है। इसलिए वहाँ गलत हो जाएगा, फिर यहाँ एग्जाम से आके बोलिए गलती हो गया, है ना। तो उस तरह करना नहीं है, दोनों चीज़ें ध्यान में रखना है। साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीने तक रोक सकती है, धन विधेयक को मात्र 14 दिनों तक रोक सकती है, ठीक है। और उसी प्रकार विधान परिषद के बारे में भी ध्यान रखना है। तो विधान परिषद जो है धन विधेयक को वो भी 14 दिनों तक ही रोक सकती है, लेकिन साधारण विधेयक कितना? तो ये 4 महीने तक विधान परिषद रोक सकती है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, धन विधेयक आपको बारे में मालूम है, धन विधेयक कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 110 में है। और वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में है। देखिए ये अनुच्छेद और जो संविधान से मतलब पॉलिटी से प्रश्न हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, गारंटी के साथ आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, ठीक है। और अनुच्छेद अनुसूची ये सब आपको एक एक चीज सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। आपातकालीन के बारे में पूछा है, ठीक है। तो पहला क्या है? देखिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल केवल बाहरी आक्रमण या युद्ध की स्थिति में ही घोषित किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। ये गलत है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट पर या राष्ट्रपति के संतुष्ट होने पर घोषित किया जाता है और राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। तो ये बात सही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 करेक्ट है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संवैधानिक निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक निकाय के बारे में इसमें बताया कौन कौन सा सही है, इसमें ये बताना है। देखिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और भारत का निर्वाचन आयोग दोनों ही संवैधानिक निकाय है, ये सही है ना।
देखिए ये आपको जो अनुच्छेद में मिल जाता है संवैधानिक हो जाता है, ठीक है। संवैधानिक और एक होता है क्या, सांविधिक, एक होता है गैर संवैधानिक। तो संवैधानिक किसको बोलेंगे, जो कि संविधान में उल्लेखित है किसी न किसी अनुच्छेद में, और सांविधिक बोलेंगे क्या, जो संसद या तो राज्य विधानमंडल द्वारा उसे बनाया गया है ना, कानून पारित करके। और गैर संवैधानिक मतलब उसका कहीं ना तो कानून संसद या तो राज्य विधानमंडल बनाया है, ना तो अनुच्छेद में, वो गैर संवैधानिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूपीएससी है किसमें, अनुच्छेद 315 में मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला क्या है, संवैधानिक निकाय है। फिर क्या, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है, ये 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है ना, दोनों यहाँ पर सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। 25 का क्या हो गया, बी हो गया। अच्छा यहीं पर अगर आप बात करेंगे क्या, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 148 के तहत। वर्तमान में भी कौन है, संजय मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। इसमें क्या, भारतीय संविधान में राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं, ये आपको बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये वाला सही है। राज्यपाल राज्य कानूनों के विरुद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को सजा कम, निलंबित या माफ कर सकता है, लेकिन वह मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, ये बात सही है। देखिए जो क्षमा करने की शक्ति है दोनों के पास है, राष्ट्रपति के पास भी है, राज्यपाल के पास भी है, लेकिन राष्ट्रपति क्या है, सब प्रकार के जो अपराध को मतलब क्षमा कर सकता है, यानी मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल नहीं। राज्यपाल सब चीजें माफ कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड अगर दे दिया तो उसको माफ नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। राज्यपाल को उनके पद से हटाने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये गलत है, क्योंकि ये तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये महाभियोग की जरूरत नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। फिर क्या, राज्यपाल राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, ये वाला सही है ना, केवल यहाँ पर सी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नए राज्यों के प्रवेश या तो गठन से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में किस प्रकार के बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा, तो देखिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत द्वारा ये काम हो जाता है, साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहीं पर पूछे कि अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या तो स्थापना है, और अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण और मौजूदा राज्यों का क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य यानी जो गलत है उसमें बताना है आपको, ठीक है। तो राज्य विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, ये बात सही है, और 40 से कम नहीं होगी, ये अनुच्छेद 171 में कहा गया है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर क्या बोला, विधानमंडल में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राज्यपाल संयुक्त बैठक बुलाकर गतिरोध को समाप्त कर सकता है, ये गलत है। संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल कहाँ है, केंद्र में है, ठीक है, जो कि संसद में संयुक्त बैठक का प्रावधान राज्य में नहीं है, इसलिए ये वाला गलत हो जाता है, ठीक है। संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, है ना। किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत, है ना। ये ध्यान रखना है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये केवल ऊपर में यानी कि लोकसभा राज्यसभा ये सब में है, संसद में, लेकिन राज्य में ये सब व्यवस्था नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण दिया हुआ है। जैसे पहला कथन क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है, ये बात सही है ना, लोकसभा भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को नहीं किया जाता है ना, राज्यसभा क्या अस्थायी सदन है, तो ये बात सही है। फिर क्या, राष्ट्रपति की सभी कार्यकारी शक्तियां केवल नाम मात्र की होती है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में होती है, तो ये भी तो सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30
कि दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना है। दल बदल विरोधी कानून, ये दल बदल ऐसे नाम से याद रखना, दल बदल 10वीं, दल बदल 10वीं, दल बदल 10वीं, दल बदल 10वीं। हालांकि आपको 12 अनुसूची हम याद करवा दिए, ठीक है, पीछे वीडियो में जाइएगा तो 2-3 वीडियो में 12 अनुसूची लगातार आपको हम बता दिए, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा जो अनुच्छेद है उसके बारे में बताते हैं। पहले तो दल बदल है, 10वीं अनुसूची याद रखना है, और किस संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में इसे लागू किया गया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, दल बदल 10वीं और 52वां संविधान संशोधन 1985। 8वीं अनुसूची में क्या 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं में क्या भूमि सुधार संबंधी है। 10वीं दल बदल हो गया। और 11वीं में क्या है, तो अनुसूची जो लास्ट का है 2, 11वीं 12वीं है ना, 12 अनुसूची टोटल है। तो 11वीं में क्या, 11वीं में पंचायत यानी 73वां संविधान संशोधन, और 12वीं में क्या नगर पालिका यानी कि 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरलता जाल वह स्थिति है जब, तरलता जाल वह स्थिति है जब क्या होता है, ब्याज दरें बहुत कम होती है। तरलता है ना, तरलता जाल, ब्याज दरें बहुत कम होती है और मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक में देखिए, मानव विकास सूचकांक के 3 आधार होता है ना, उसमें कौन कौन सा होता है, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय होता है ना, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, और शिक्षा के वर्षों का औसत और प्रत्याशित है ना, तो शिक्षा का होता है, और ये जन्म के समय मृत्यु दर ये वाला नहीं होता, ठीक है। तो के कौन शामिल नहीं हुआ, सी शामिल यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आंसर क्या हुआ, सी करेक्ट आंसर हो गया। देखिए मानव विकास सूचकांक मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है, याद रखना है। देखिए एक एक पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है। एक बार तो ये पूछ लिया गया था मालूम कि मानव विकास सूचकांक वर्तमान में अभी भारत जो है किस श्रेणी में है, ठीक है, इसलिए एक एक पॉइंट यहाँ से याद रखना है आपको, ठीक है। 3-4 पॉइंट बताते हैं, आपको याद रखना है। देखिए मानव विकास जो सूचकांक है 2025 में भारत का रैंक क्या है, 130वां, भारत का रैंक है 130वां, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में 130वां है। और मानव विकास सूचकांक जो मान है 2025 में, मानव विकास सूचकांक में भारत का मान जो वैल्यू कितना है, 0.685 है ना। तो मान कितना है, अंक कितना मिला, तो 0.685 है। भारत किस श्रेणी में, तो मध्यम मानव श्रेणी में, ठीक है। तो श्रेणी अगर पूछेगा भारत किस श्रेणी में 2025 में रखा गया है, तो मध्यम मानव श्रेणी में है, ठीक है। तो मध्यम में, ऐसा नहीं कि 130 पर है तो न्यूनतम मार देंगे, निम्न श्रेणी में, ठीक। ऑप्शन में रहता है, नहीं पढ़े लिखे रहते हैं तो क्या निम्न आंसर लगा देते हैं। तो ये क्या है, मध्यम में अपना भारत, ठीक है। तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में याद रखना है, ठीक है। तो कितने पॉइंट हो गए, देखिए मानव विकास सूचकांक जो है ये इसका 3 आधार होता है, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा, 3 होता है। 130वां रैंक पर है भारत, और अंक कितना 0.685, और किस श्रेणी में, मध्यम मानव श्रेणी में है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है, मतलब जारी करता है किस संस्था द्वारा, तो UNDP है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और पहली बार ये मानव विकास सूचकांक कब जारी हुआ था, तो 1990 में पहली बार जारी हुआ था। मानव विकास सूचकांक का जो जनक किसे बोलते हैं, तो इसको जारी करने वाला, तैयार करने वाला पहले कौन था, तो वो था पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक, और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन था, ठीक है। वही 1990 में ये मानव विकास सूचकांक ये बनाया था सब, ठीक है। कौन, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, ठीक है। ये हो गई बात मानव विकास सूचकांक के बारे में, सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। कोई भी बड़े से बड़े एग्जाम है यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर बात करेंगे क्या, खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है, खुशहाली में है 118, ठीक है। और हेनले पासवर्ड में क्या 777, और सतत विकास लक्ष्य में क्या 99 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 33, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के तहत कितने प्रकार के टैक्स स्लैब है, तो शून्य को छोड़कर, तो शून्य छोड़कर ये अब ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना है। अब क्या ये बात है कब की मालूम, पहले की, मतलब सितंबर 2025 में क्या हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ था। यहाँ पर आंसर आपको दिया हुआ है क्या 4 है ना, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो 5, 12, 18, 28, लेकिन ये क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है, चेंज हो गया। अब चेंज हो गया क्या हुआ, 22 सितंबर 2025 के बाद स्लैब जो दरें हैं क्या 5%, 18% और कितना हो गया 40% हो गया, ठीक है। यानी कि 12 और 28 ये दोनों गायब हो गया, ठीक है। तो कितनी यहाँ पर अभी वर्तमान के अनुसार 3 हो जाएगा आंसर, क्या 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्लैब टैक्स कितना है, 3 है, 5%, 5, 18 और 40 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था मालूम, तो ये फ्रांस में लागू हुआ था, 1954 की बात है ना, जब भारत रत्न की शुरुआत हुआ था भारत में 1954 में लागू हुआ था फ्रांस में जीएसटी सबसे पहले। और जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में कब लागू हुआ था,
ये बात है शायद 1 जुलाई 2017 है ना, 1 जुलाई 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था? तो जीएसटी है 101वां, है ना, 101वां संविधान संशोधन के तहत। और जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद में? तो 279 के ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेसल मानदंड किससे संबंधित है? तो बेसल मानदंड जो है ये बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन से, बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन से ये बेसल मानदंड संबंधित है। नरसिम्हम समिति का संबंध किससे? तो बैंकिंग में है, बैंकिंग से संबंधित है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो स्टैगफ्लेशन किसको बोलते हैं? जब मुद्रास्फीति भी उच्च हो और बेरोजगारी दर भी उच्च हो, है ना, यानी कि मुद्रास्फीति उच्च और उच्च बेरोजगारी के साथ आर्थिक ठहराव, ये हो गया क्या? स्टैगफ्लेशन कहलाता है, यानी कि बहुत ही दयनीय स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 में क्या है कि वस्त्र उद्योग के बहुमुखी विकास हेतु 7 प्रस्तावित पीएम मित्र पार्क के पहले बहुप्रतीक्षित पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2025 को अपने जन्म दिवस के अवसर पर कहां पर किया है ना? पीएम मित्र पार्क। और इसमें क्या है मुख्य चीजें कि अपने जन्म दिवस पर 7 प्रस्तावित पीएम मित्र पार्क के पहले बहुप्रतीक्षित पार्क का शिलान्यास 17 सितंबर 2025 को अपने जन्म दिवस पर कहां पर किया है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ये मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, मध्य प्रदेश से याद रखना है आपको। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित असत्य कथन की पहचान करें। रमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी 2025 के बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन याद रखना है। देखिए इसमें क्या है कि इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये वाला यहाँ पर क्या स्टेटमेंट सही है ना, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और इस वर्ष के लिए पुरस्कृतों, इस वर्ष है ना, पुरस्कृतों की सूची में भारत का एक संगठन एजुकेट गर्ल्स भी शामिल है। ये बात सही है ना, भारत का एकमात्र संगठन है एजुकेट गर्ल्स को मिला है। याद रखना एजुकेट गर्ल्स यहाँ पर शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें 2 अन्य पुरस्कार विजेताओं में फिलीपींस के विला नुरुबा और फ्लेवियानो एनएल और मालदीव के पर्यावरणवादीविद शाहिना अली शामिल है। तो ये वाला भी सही है ना, इन लोग को मिला है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। फिर आगे स्टेटमेंट में क्या लिखा है? एजुकेट गर्ल्स जो है ये दूसरा भारतीय संगठन है जिसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ये गलत है, क्योंकि एजुकेट गर्ल्स जो है ना पहला भारतीय संगठन है जिसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, एजुकेट गर्ल्स। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, यही आंसर हो गया। पूछा था गलत कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। फिर यहाँ पर बात करें क्या रमन मैग्सेसे पुरस्कार पूछेगा, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1957 में हुआ था। कब? 1957 में, जब बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में। ठीक है, पहला भारतीय जिसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है वो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा कौन है? तो वही जो पहले सत्याग्रही थे, आचार्य विनोबा भावे। पहला नोबेल पुरस्कार मतलब ये जो क्या है रमन मैग्सेसे पुरस्कार उनको मिला है 1958 में मिला था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक खेल और संबंधित टर्म का सही मिलान करना है। देखिए ये खेल जो है, ये शब्द जो है ये किस खेल में बोला जाता है? पेनाल्टी कॉर्नर। ये किस खेल का शब्द है? ये पेनाल्टी कॉर्नर, तो ये हॉकी का है। ठीक है, और ड्यूस जो है ये टेनिस और बैडमिंटन का है। फ्री किक ये फुटबॉल में है, और स्मैश जो है ये बैडमिंटन में है। यानी कि सीधा सीधे मिलान है, ए बी सी डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 कि एमिल दुर्खाइम के अनुसार आत्महत्या का मुख्य कारण क्या है? तो आत्महत्या का मुख्य कारण क्या है? तो वो है सामाजिक एकीकरण की कमी। क्या है? सामाजिक एकीकरण की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉवर्टी ऑफ कल्चर थीसिस किस समाजशास्त्री से संबंधित है? पॉवर्टी ऑफ कल्चर थीसिस जो है किस समाजशास्त्री से संबंधित है? तो ये है ऑस्कर लुइस से। किससे? ऑस्कर लुइस है ना। तो पॉवर्टी ऑफ कल्चर ऑस्कर लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, इसमें क्या टैगा या शंकुधारी वन किस प्रकार के बायोम का उदाहरण है? टैगा या शंकुधारी वन किस प्रकार के बायोम का उदाहरण है? तो ये है समशीतोष्ण बायोम का। किसका? समशीतोष्ण बायो का। टैगा या शंकुधारी वन समशीतोष्ण बायोम का उदाहरण है। नेक्स्ट एज इफेक्ट से क्या तात्पर्य है? तो एज इफेक्ट से क्या तात्पर्य है? तो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के संक्रमण क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता और सांद्रता का बढ़ना, है ना। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया? डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, एज इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? दो पारिस्थितिकी तंत्रों के संक्रमण क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता और सांद्रता का बढ़ना। ठीक है,
यहाँ पर आया क्या, पारिस्थितिकी और तंत्र। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। अब पारिस्थितिकी तंत्र ये शब्द किसने दिया था, तो एजी टेंसले ने दिया था। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक क्या होते हैं, तो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक मतलब क्या हुआ कि वे जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं ना, वो होता है क्या, जैव निम्नीकरणीय। और अजैव निम्नीकरणीय क्या हो जाएगा, जो क्या हुआ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होता है, वो अजैव निम्नीकरणीय कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्या है, इन सीटू संरक्षण के उदाहरणों में शामिल है। तो इन सीटू संरक्षण के उदाहरण में शामिल है कौन सा, तो इसमें देखिए इसमें शामिल है राष्ट्रीय उद्यान, इन सीटू में आ जाता है संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य आता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, ई कचरा के प्रबंधन के लिए भारत में कौन सा नियम या सिद्धांत लागू किया गया है। ई कचरा प्रबंधन के लिए तो कौन सा नियम या सिद्धांत लागू है, तो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व है ना, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, इससे संबंधित असत्य कथन या कथनों पर विचार करें। तो देखिए चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा 6 अक्टूबर 2025 को की है, क्या ये सही है, तो ये यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है ना, 6 अक्टूबर 2025 को ही किया था, 6 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग ने घोषणा इसका किया था। तो ये वाला सही है, पूछा क्या, असत्य वाला। ठीक है, फिर क्या बोला, अलीनगर से जीत दर्ज करने वाली मैथिली ठाकुर सबसे कम उम्र की विधायक है, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है, लेकिन पूछा गलत कौन सा है, तो ना तो एक और ना ही दो गलत है, क्योंकि दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, स्वच्छता सूचकांक 2024-25 के तहत सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब स्टूडेंट का एक कमेंट आया था कि बिहार स्पेशल का सर करंट अफेयर लेकर आइए। ठीक है, तो अब हम कोशिश करते हैं कि बिहार स्पेशल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो जो घटनाएं हुई है ना, जैसे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट खेल घटना हुआ, बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, ठीक है, और जो जो योजनाएं हैं ये सब आपको मिलाकर जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, काफ़ी जो चर्चे में रहा था, वो सब करंट अफेयर आपको बिहार स्पेशल एक करंट अफेयर वीडियो लाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आंसर क्या हुआ, प्रयागराज करेक्ट आंसर है, सबसे सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर प्रयागराज। अच्छा, सबसे स्वच्छ शहर अगर पूछे कौन सा मालूम, तो सबसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर में कौन आता है, तो इंदौर आता है। भिखारी मुक्त पहला शहर इंदौर, वाटर प्लस सिटी किसे बोलते हैं, इंदौर। नेक्स्ट क्या, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किन कृषि क्षेत्रों को वैश्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किन कृषि क्षेत्रों को वैश्विक दृष्टि से मानवता कृषि महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों के रूप में मान्यता दी गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें देखिए कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा का है, ये वाला भी है, इसको भी मान्यता मिला, और कुटनाड वेटलैंड खेती प्रणाली केरल का ये भी है, और कश्मीर का केसर विरासत ये भी है, यानी कि सभी है इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा, 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है, नमस्ते दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नमस्ते दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए पहला क्या, नमस्ते दिवस 16 जुलाई 2025 को अपनाया गया था, सही है। इस दिवस का संबंध यांत्रिकृत स्वच्छता प्रणाली हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना से, सही है। इसका लक्ष्य सीवर टैंक एवं पाइप लाइनों की सफाई में लगे स्वच्छ कारों के जीवन की रक्षा करना, ये सही है। और कचरा बीनने वाला इस योजना में शामिल नहीं है, ये कथन सही है ना, इससे इससे रिलेटेड ये कोई भी इसमें स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हुआ, डी। नेक्स्ट क्या है, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ, बिहार में हुआ था अपना, तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से 4 मई 2025 को किया गया, या यहाँ पर क्या, ये वाला सही है। फिर क्या, यह बिहार द्वारा आयोजित पहला प्रमुख बहुविषयक खेल आयोजन है, ये भी सही है। फिर क्या बोला कि 27 पदक खेलों का आयोजन केवल 5 शहरों पटना, राजगीर, भागलपुर, गया, बेगूसराय में किया गया, तो यही वाला गलत हो जाएगा। केवल जो लिख दिया ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 3 खेल जो है ना कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अभी मालूम इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अभी रेलवे जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें पूछ लिया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कितने खेल आपको, खेलो इंडिया कितना खेल जो दिल्ली में
आयोजित हुआ था। तो 3 खेल आंसर हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना है। 3 खेल वो कौन-कौन सा याद रखना है। देखिए 3 खेल जो है दिल्ली में आयोजित हुआ, बाकी सभी खेल जो है बिहार में हुआ था। तो 3 खेल जो है शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक, है ना, जिम्नास्टिक और ट्रैक, और तीसरा है साइकिलिंग, है ना, शूटिंग, जिम्नास्टिक, साइकिलिंग, ये 3 खेल दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर बोला सभी बिहार में हुआ था, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या है, 2025 के इन खेलों में पहली बार एशियाई खेल सेपक टकरा को पदक प्रतियोगिता में शामिल किया गया, जबकि ई स्पोर्ट्स को एक प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में प्रदर्शित किया गया, ये वो सही है, ठीक है। सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पर हुआ, पाटलिपुत्रा अपना बिहार में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आईसीसी की तीसरी जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का विजेता कौन है। 2025 में इसका विजेता कौन रहा, तो ये रहा है दक्षिण अफ्रीका रहा है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका विजेता रहा। अच्छा, इस टाइप के कुछ खेल है ना जो कि भारत जीता, मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे आईसीसी महिला वर्ल्ड कप किसने जीता, भारत। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता, भारत। एशिया पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता, भारत। खो खो वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता, भारत, है ना। खो खो वर्ल्ड कप जो है पुरुष वाला और महिला वाला दोनों किसने जीता, भारत, और दोनों में नेपाल उप विजेता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52, नीलगिरी तहर की गणना से संबंधित तथ्यों पर विचार करें। तो इसमें विचार करना है, तो पूछा क्या कि सही उत्तर चुने। तो देखिए केरल और तमिलनाडु की संयुक्त गणना कुल संख्या 2668 दर्ज की गई है, ये सही है। नीलगिरी तहर के बारे में है ना, यह दक्षिण भारत में पाए जाने वाला एकमात्र पर्वतीय खुरदार प्राणी है ना, ये भी सही है। तो दोनों कथन क्या है, सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया है। अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये मेरठ में किया गया। कहाँ, मेरठ, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो 2023 वाला जो है सितंबर 2025 में प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कलाकार कौन है, तो ये है मोहन दादा, है कौन है, मोहन लाल, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नाटो का सदस्यता ग्रहण करने वाले सबसे नवीनतम देश कौन सा है, तो वो है 32वां देश है, वो है स्वीडन, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, स्वीडन, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। टोटल कितने सदस्य हो गया, तो 32 हो गया, ठीक है। नाटो की स्थापना कब हुआ मालूम है ना, नाटो नंचास 1949, है ना। यहाँ पर तो आपको हमेशा रिवीजन करवाते हैं तो याद रहेगा आपको, है ना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। बीपीएससी की स्थापना कब हुआ था, तो वो भी 1949 में हुआ था। और नाटो की स्थापना कब हुआ था, 1949 में हुआ था, ठीक है। और रही बात क्या, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स, कहाँ, ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 2025 को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने शपथ ली, तो इसमें ऑप्शन में इसके अनुसार आंसर क्या होगा, यह है पूनम गुप्ता, है ना, पूनम गुप्ता करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा क्या, अक्टूबर 2025 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने शपथ लिया, तो वो कौन है, शिरीष चंद्र मुर्मू है, ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, शिरीष चंद्र मुर्मू, ठीक है। नए डिप्टी गवर्नर बने कौन, शिरीष चंद्र मुर्मू बने अक्टूबर 2025 में। और आरबीआई के गवर्नर अभी है कौन, तो संजय मल्होत्रा, है ना, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में सुर्खियों में रही प्राचीन शारदा लिपि का संबंध किस राज्य क्षेत्र से, तो शारदा लिपि का संबंध किससे हो जाएगा, ये कश्मीर से, ठीक है। यहाँ पर आया शारदा से तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या मालूम, शारदा सिन्हा पद्म विभूषण अवार्ड 2025 किस बिहार के किनको मिला है, तो शारदा सिन्हा को मिला है। यहाँ पर आया कश्मीर से करेंट अफेयर क्या रखना है, जेड मोड़ सुरंग कहाँ, कश्मीर, इसी को बोलते हैं क्या, सोनमर्ग सुरंग कहाँ, कश्मीर। फिर आपसे पूछा जाएगा क्या, अंजी खाद ब्रिज कहाँ, तो कश्मीर। फिर चेनाब आर्च ब्रिज कहाँ, तो ये कश्मीर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 58 में क्या, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में सर्वाधिक पर्यटन आगमन की संख्या के अनुसार क्रम है, यानी सर्वाधिक पर्यटन जो है किस देश से अपने भारत में आया था, तो सबसे ज़्यादा आने वाला है अमेरिका से, मालूम, अमेरिका है, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद ब्रिटेन, और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2025 यानी कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है जुलाई 2025 में जारी हुआ, भारत की रैंक क्या है, तो आपको बताता है कि हेनले पासपोर्ट 77, और सतत विकास लक्ष्य जो है एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी में क्या 99 है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 77, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहीं पर मानव विकास सूचकांक 130 है ना, बार बार जो रिपीट होने वाला प्रश्न मालूम कौन सा, यही मानव विकास सूचकांक और खुशहाली सूचकांक, इसलिए ये सब हमेशा याद रखना है। खुशहाली सूचकांक में भारत करेंगे क्या, 118 है, मानव विकास में 130 है, हेनले पासपोर्ट बता दिए 77, और सतत विकास लक्ष्य 99,
और वैश्विक शांति सूचकांक में पूछेगा तो 115 है भारत का रैंक 2025 में, और 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है 151 है, यानी एक को इधर कर दिया 151 बन गया। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का रैंक क्या है तो 38वां है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों को फिर से शिक्षा की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से नई दिशा नामक एक पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया। ठीक है, अब दिल्ली यहाँ है, दिल्ली से याद रखना क्या, तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। और ज्ञान भारतम का आयोजन कहाँ हुआ तो दिल्ली में हुआ। ठीक है, विश्व पुस्तक मेला का आयोजन 2025 में कहाँ हुआ तो दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो ये सब आपको यह सब करंट अफेयर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड द एरर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ गिवन बिलो द सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। तो जैसे स्टूडेंट्स शुड टेक अप, फिर क्या सच कोर्सेस ऑफ स्टडी विच विल फिट देम, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट्स के बारे में बोला, स्टूडेंट्स शुड टेक अप सच, सच के साथ क्या लगता है एज लगता है ना, तो सच कोर्सेज ऑफ स्टडी एज विल फिट देम, यहाँ पर क्या एज होना चाहिए था ना, ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट बदलना है, तो मोहन सेज सीता विल डांस, तब जब यहाँ प्रेजेंट टेंस में रहे या तो फ्यूचर टेंस में रहे तो ये वाला क्या चेंज नहीं होता है, जैसे पास्ट में रहता है बिल का क्या होता है वुड हो जाता है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट टेंस में इसलिए बिल का बिल ही रहेगा है ना, तो इसलिए वो चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर क्या प्रेजेंट और फ्यूचर इंडिफिनिट में रहेगा तो ये चेंज नहीं होता है, जैसे यहाँ सेड लिख दिया ये गलत है। ठीक है, मोहन सेज दैट सीता, यहाँ वुड लिख दिया ये गलत है, फिर क्या मोहन सेज दैट सीता विल डांस, ये वाला सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली यानी कि जो सही है, अकोमोडेट लिखा हुआ है, इसमें कौन सा अकोमोडेट है जो सही है, तो ये वाला सही है, ACCO MMODAT है ना, अकोमोडेट मतलब क्या होता है समायोजित या तो अनुकूल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो कर्मवाच्य का प्रयोग किसमें हुआ है, कर्मवाच्य का प्रयोग किसमें हुआ है, तो आंसर क्या बताना है, 64 का आंसर आप लोग लगाइए, हिंदी का क्वेश्चन है, आंसर बताइए क्या होगा। 64 का आंसर बताना है आप लोग को, कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है तो किस में हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 64 का आंसर आप लोग को बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर, देखिए क्या लिखा है, मैं पत्र लिखा, फिर क्या है पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, तुम पत्र लिखो वह पत्र लिखता है, तो इस वाक्य में किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो कर्मवाच्य का प्रयोग किसमें हुआ, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है ना, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कर्म मतलब पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यन संधि का शुद्ध उदाहरण है, तो यन संधि का शुद्ध उदाहरण कौन सा है, तो वो है प्रत्यागमन, क्या प्रत्यागमन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66, इसमें क्या है कि नेहरू ने राष्ट्र का नेतृत्व किया, ये रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, बताइए इसमें कौन सा कारक है, हिंदी तो पढ़े होंगे, हिंदी क्या होता है एक बार पढ़ लेंगे ना तो आसानी से ये सब याद हो जाता है ना, तो आपको है ना आसानी से याद रहेगा और ये काफ़ी इजी हो जाता है। नेहरू ने राष्ट्र का नेतृत्व किया, तो नेहरू ने राष्ट्र का नेतृत्व किया, किसका राष्ट्र का, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कर्ता कारक है, क्या कर्ता कारक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार बचपन में आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से या संबंध, का के की, अधिकरण में या पर, संबोधन है या अरे, यानी कि जिसमें ने रहेगा ना, नेहरू ने राष्ट्र का नेतृत्व किया, तो ने जिसमें रहेगा वो क्या हो गया कर्ता, है ना, कर्ता कारक हो गया। कर्म को यानी कि जिसमें को रहेगा तो वो क्या है कर्म को किया, है ना, को जैसे जिस काम पर जिस जिस पर क्या काम का असर पड़े, है ना, तो को जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या कर्म को, अकरण यानी कि से या के द्वारा, है ना, से या के द्वारा ये करण हो जाता है, करण कारक, है ना, संप्रदान कारक या को या के लिए, मतलब जिसके लिए करना है ना, जिसके लिए, तो वो क्या होगा
मतलब क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। अपादान से, अपादान मतलब से अलगाव होने का भाव, यानी कि जैसे पेड़ से पत्ते गिरा तो पेड़ से पत्ते गिरा, इसमें क्या अपादान कारक हो जाएगा। संबंध मतलब जैसे कि मुकेश का कार है तो का के की, तो रिश्ता बताता है वो संबंध कारक हो गया है ना, उसका गाड़ी है उसका गाय है ना। तो अधिकरण मतलब इसमें कहता है में या पर, अधिकरण मतलब में या पर, क्रिया का आधार या स्थान पर, संबोधन मतलब हे या तो अरे, है ना, अरे राम कहाँ हो, तो इस तरह क्या हुआ, संबोधन कारक कहलाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 में क्या है कि 6 विद्यार्थी जो है ये अलग अलग अंक प्राप्त किए हुए हैं। एल ने ओ से अधिक अंक प्राप्त किया है, एल ने क्या किया, ओ से अधिक अंक प्राप्त किया है, ठीक है। तो एल ओ से अधिक अंक प्राप्त किया, फिर क्या बोला, के ने जे से अधिक अंक प्राप्त किया लेकिन एन से कम प्राप्त किया है। ओ ने केवल एक व्यक्ति से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यदि एन ने ओ से अधिक अंक प्राप्त किया तो सबसे कम अंक प्राप्त किसने किया, सबसे कम वाला पूछ रहा है, ठीक है। जैसे सबसे कम वाला पूछ रहा है तो यहाँ पर आप क्या बनाते हैं आगे कि के ने जे से अधिक अंक प्राप्त किया, जे से अधिक है के, ठीक है, तो के आंसर नहीं होगा, समझ गए ना, के आंसर कैसे होगा, क्योंकि के आंसर नहीं होगा क्योंकि अधिक प्राप्त किया, सबसे कम वाला पूछ रहा है, तो जैसे बोला के ने जे से अधिक अंक प्राप्त किया, के आंसर नहीं होगा। लेकिन क्या बोला, जे से अधिक अंक प्राप्त किया लेकिन एन से कम प्राप्त किया, कौन, के क्या किया, एन से कम प्राप्त किया, यानी एन भी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन में है ही एन है ही नहीं, क्योंकि एन से कम प्राप्त किया यानी एन ज्यादा प्राप्त किया। फिर क्या बोला, ओ ने केवल एक व्यक्ति से अधिक अंक प्राप्त किया, तो अधिक तो प्राप्त किया ओ से, तो ओ आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर एक चीज और क्या कि ओ ने केवल एक व्यक्ति से अधिक अंक प्राप्त किया, यानी इसके नीचे एक ही व्यक्ति रहेगा, कौन, एक ही व्यक्ति रहेगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति, केवल एक ही व्यक्ति से अधिक अंक प्राप्त किया, ओ से नीचे एक ही व्यक्ति, बाकी सब ऊपर रहेगा, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, यदि एन ने ओ से अधिक अंक प्राप्त किया, एन ने ओ से अधिक, यानी कि एन भी आंसर नहीं होगा, एन ओ से अधिक अंक प्राप्त किया, तो सबसे कम अंक प्राप्त किया कौन, तो सबसे कम इसमें कौन प्राप्त करेगा, तो यहाँ पर क्या लिखा, एल ओ से अधिक अंक प्राप्त किया, और तो यहाँ पर क्या होगा, इसको बनाइएगा तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 67 का ऑप्शन ए, यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा एम, है ना, एम जो है ये क्या हुआ, सबसे कम अंक प्राप्त करेगा, जे नहीं करेगा, ठीक है, यानी आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बोरी अभ्यारण्य स्थित है, तो बोरी अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश में, बोरी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, तो इसमें क्या किया है, लुप्त पद यानी आगे बताना है, इसमें क्या किया मालूम, जो जैसे होता है ना कि 2 गुना 2 और गुना में क्या करना है, एक कम करके, यानी कि एक, है ना, तो 2 दूनी 4 हो गया। फिर इसमें अगर करते हैं 3 गुना 3 और गुना एक कम करके, 3 तिया 9 दूनी 18, ये सही है। फिर इसको करते हैं अगर 4 गुना 4 और गुना एक कम करके, 4 चौक 16 तिया 48, हाँ ऐसा ही किया, ठीक है। मतलब क्या है कि 2 से स्टार्ट किया है तो इसमें 2 बार सेम गुना करना है, एक कम करके फिर गुना कर देना है। जैसे यहाँ पर 180 का अगर देखेंगे तो ये क्या हुआ कि 6 गुना 6 और गुना एक कम करके, है ना, 6 6 36 पंचे 180, तो फिर अपना लोग आगे आगे क्या करेंगे, 7 गुना 7 गुना एक कम करके कर देंगे, है ना, 7 7 49 और 49 गुना 6, तो 50 गुना 6 क्या होता है, 50 छक 300, उसमें 49 से गुना कर रहे हैं इसलिए 6 घटा दीजिए 294, आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक काल्पनिक भाषा में निम्नलिखित शब्द या कोड दिया गया है, ठीक है। इसको क्या नहीं, अगर आप प्रैक्टिस किए तो काफ़ी भारी लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करके जाते हैं तो काफ़ी आसान आंसर हो जाता है, ठीक है। इसको आसान कैसे बनाना है, तो इसको क्या छांट के बनाना है, जब भी बनाना है तो आंसर छांटना है, क्या देखिए पूछा क्या लास्ट में कि देखिए लिन मोल किट का अर्थ लाल चमकीला प्रकाश है, ठीक है, और टिग लिन सेन का अर्थ क्या, सूर्य से प्रकाश है, ठीक है। तो आपसे लास्ट में पूछा क्या कि से शब्द के लिए कौन सा कोड प्रयुक्त हुआ है, से शब्द के लिए। अब देखिए से जिसमें नहीं है, ठीक है, तो उसको पहले हम सेंटेंस को चुनना है, से किस में नहीं है, जैसे लाल चमकीला प्रकाश है यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें से नहीं है लाल चमकीला प्रकाश में, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये तीनों में से कोई आंसर नहीं होगा। अगर ये तीनों कुछ भी है ऑप्शन में तो उसको कट कर दीजिए। लिन मोल किट, तो लिन ये वाला है इसमें, तो ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें से है ही नहीं, तो आंसर संभावना ही नहीं है, ठीक है। फिर आपको लिन कट गया, मोल किट ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखिए किसमें से नहीं है, जैसे इसमें से नहीं है ना, जैसे सूर्य
क्या बोला, चमकीला सूर्य उदय, तो इसमें से नहीं है, यानी कि ये तीनों भी आंसर नहीं होगा। तो कट किया जाएगा कौन कौन सा, तो मोल नहीं होगा, और सेन, सेन यहाँ पर है देखिए नहीं होगा, और FIG है यहाँ पर फिग, तो ये भी नहीं होगा। ये आंसर क्या अपने आप निकल गया, क्या ऑप्शन डी, एकमात्र बचा है डी, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, से के लिए क्या हो जाएगा डी, टिग है ना, TIG टिग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी करने पर वेग कितना गुना हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन है ना मालूम, बार बार रिपीट होते रहता है, इसलिए ध्यान रखना है काइनेटिक एनर्जी बराबर है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv² है ना। जब वेग को दुगुना करते हैं क्या, तो गतिज ऊर्जा क्या था, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर 4 गुना हो गया, यानी कि वेग कितना गुना हुआ होगा, 2 गुना हुआ होगा ना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहीं पर आपसे पूछा जाता है अस्थिर ऊर्जा, अस्थिर ऊर्जा का सूत्र याद रखना mgh है ना। पूछा जाता है अस्थिर ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता, ध्यान रखना है द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई पर निर्भर करता है। जो गतिज ऊर्जा है वो वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और याद रखना क्या, गतिज ऊर्जा जिसमें गति रहेगा उसमें गतिज ऊर्जा, जो अस्थिर रहेगा अस्थिर ऊर्जा, और ये दोनों का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यानी गतिज ऊर्जा और अस्थिर ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 72। नीचे दिए गए कथन है और जिसमें से एक कथन, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, बताना है कौन सा सही है। देखिए पहला क्या है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये सही है। जैसे कि विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में क्या बोलते हैं, सीधा है ना, जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या सीधा में जुड़ता है ना, तो सीधा में जुड़ेगा ये क्या होगा, बढ़ जाएगा है ना। सीधा में क्या, श्रेणी क्रम सीधा में होता है तो बढ़ता है वो, और श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा भिन्न भिन्न होती है जबकि विभवांतर समान होता है, ये गलत है, क्योंकि धारा जो होता है वो समान होता है, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ये वाला गलत है, पहला वाला सही है, ये सत्य है, दूसरा असत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायु में ध्वनि का वेग जल में ध्वनि के वेग से कम क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि जल की प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होती है ना। ध्वनि का वेग आपको मालूम है, ध्वनि का वेग ठोस में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम द्रव में, उससे कम, सबसे कम किसमें, गैस में होता है। नीचे 2 कथन दिया गया और इसमें बताना कौन सा सही है। ठीक है, इसमें बात करेंगे क्या, देखिए पहला क्या, चंद्रमा की सतह पर 2 अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, ये वाला सही है स्टेटमेंट। फिर क्या, ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है और अंतरिक्ष में माध्यम अनुपस्थित है, तो ये बात भी सही है ना। ध्वनि तरंग क्या है, निर्वात में गमन नहीं करता, मालूम, वो किसी न किसी माध्यम में ही गमन करता है, जैसे ठोस, द्रव या गैस। ठीक है, प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन करता है। तो यहाँ पर क्या, दोनों स्टेटमेंट क्या सही है, आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्या है, इसमें मिलान करना है। अपवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो एक चीज है क्रांतिक कोण बनता है किसमें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ना, 3 का 1 होगा है ना, 3 का 1। अब 3 का 1 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, क्या आंसर हो जाएगा, हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप एग्जाम में भी ध्यान रखना है, बाकी ये सब भारी भारी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक चीज तो मालूम है ना, क्रांतिक कोण कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है, 3 का 1 एक ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बाकी में नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हालांकि आपकी जानकारी हेतु मिला देते हैं, जैसे अपवर्तन में क्या हो जाएगा, ये होता है साइन आई बटे साइन आर होता है ना, स्थिरांक, स्नेल्स का नियम के अनुसार अपवर्तन में ये वाला फॉर्मूला होता है। फिर 2 का क्या हो जाएगा, परावर्तन, परावर्तन में क्या हो जाएगा, तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या बराबर होता है ना, तो ये वाला 2 का सी हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये 3 का 1 हो गया, और समतल द्वारा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब ये 4 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पार्श्व परिवर्तन आंसर क्या हुआ, ए पहले आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 76 ध्वनि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना है, यानी गलत कौन सा है। ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं हो सकती, ये बात सही है, निर्वात में गमन नहीं करता है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि की गति ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है, ये बात भी सही है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करती है, ये सही है। मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि जो होता है, श्रव्य आवृत्ति परास जो है 20 किलो हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज तक होता है, ये गलत है। कहाँ से कहाँ तक होता है, 20 हर्ट्ज से और 20 किलो हर्ट्ज बोल सकते हैं, या तो 20,000 हर्ट्ज बोल सकते हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से होता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्या है, जब लेड नाइट्रेट के विलयन को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है और किस रंग का अपक्षेप बनता है। जब लेड नाइट्रेट है ना PbNO3 का होल 2 के विलयन को
पोटेशियम आयोडाइड है ना, Ki, पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के साथ जब मिलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है और किस रंग का अपक्षेप बनता है? तो अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया और पीला अपक्षेप बनता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया बनती है और पीला अपक्षेप बनता है, याद रखना है, ठीक है। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा सिंपल कि जब लेड नाइट्रेट को सोडियम आयोडाइड के मिलाया तो किस प्रकार का वो होगा, पीला होगा, याद रखना है, ठीक है। कैसा? पीला। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करिए। आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी आधुनिक है, किसने आधुनिक दिया था? हेनरी मोसले ने। अब पहले जो दिया था किसने? मेंडलीफ ने दिया था। तो आधुनिक जो मोसले वाला है वो क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आधारित है, ये गलत है ना। परमाणु द्रव्यमान तो पहले वाला था जो मेंडलीफ का था ना। तो जो पहला आवर्त सारणी था वो था परमाणु द्रव्यमान पर। अभी वाला कौन सा है? वर्तमान वाला। तो आधुनिक वाला जो है वो है परमाणु संख्या, है ना, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो यही वाला स्टेटमेंट क्या गलत हो गया। पूछा था असत्य कौन सा, यही आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी चीजें सब सही है। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है, ग्रुप होता है, 7 क्षैतिज होता है, सही है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तत्वों का धात्विक गुण कम होगा, है ना, अधात्विक गुण बढ़ेगा। और किसी समूह में नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, इसमें मिलान करना है। तो इसमें मिलान कैसे करेंगे मालूम? आपको एक चीज़ बताया था ना कि एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n। और इसके ऊपर जाएंगे तो एल्केन होता है CnH2n +2 होता है, और नीचे जाएंगे तो -2 हो जाएगा, है ना, CnH2n और -2 हो जाएगा एल्काइन, ठीक है। तो ये जो N है और 2N है, इसका मतलब क्या मालूम? यहाँ पर जैसे 2 रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा? 4 रहेगा, ठीक है। तो ये एल्किन समूह का हो गया। यहाँ पर CnH2n +2 है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और +2 रहेगा, यानी कि 6, है ना, C2H6। तो ये हो जाता है क्या? एल्केन वाला समूह हो गया। जैसे अब इसको जैसे पहचानते हैं, जैसे C2 और H6 है, इसका मतलब क्या है ये मालूम? Cn और H2n +2 है, तभी तो 6 हुआ। 2 और दूनी 4, है ना, 2 और दूनी 4, 2n हो गया, अब +2 है तो 6 हुआ, यानी कि +2, यानी कि ये किसका है? एल्केन समूह का है। तो एल्केन कहाँ है? बी में दिया हुआ है। एक का क्या हुआ? बी हुआ। एक का बी, अब देख लीजिए, एक का बी यहाँ पर दिख रहा है ना, इस तरह से बना लेंगे, समझ जाएंगे ना। और जैसे एल्किन वाला है, तो एल्किन वाला क्या फॉर्मूला? इसको मैं आपको क्या बताया, बेस मानिए इसको, एल्किन को CnH2n, ये बेस CnH2n मतलब क्या? यहाँ अगर 2 रहेगा तो यहाँ ठीक 2 गुना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ है ना 2 है तो यहाँ 2 दूनी 4 है, तो ये क्या? एल्किन वाला हो जाएगा। ये कन्फर्म है कि एल्किन वाला होगा, यानी कि 3 का 1 हो जाएगा। इतने में तो आंसर आ जाएगा आपका, है ना। बाकी आप नहीं भी जानते कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये वाला आपको हम बताते हैं, कई बार बताते हैं, ठीक है। तो एल्किन होता है ये, ऊपर जाएंगे प्लस एल्केन हो जाएगा, नीचे आएंगे एल्काइन हो जाएगा। और ये जो एल्केन होता है ये एकल बॉन्ड होता है, तो ये क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें, तो ये क्या हो गया? ये दोनों और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। तो एल्केन समूह में ये आ जाएगा, तो सब में N लगा रहेगा ना, एल्केन, मीथेन, इस तरह से ना। और एल्किन जैसे तो उसी तरह रहेगा सबका नाम, बेंजीन, एल्किन, इस तरह एल्किन समूह का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप छांट के आंसर लगा लीजिएगा। अब एक आंसर तो आ गया आपको एक ही से, है ना। जैसे CnH2n किए थे, यानी कि +2 एल्केन समूह वाला हुआ, यानी एक का भी एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो देखिए कितने भारी क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, तो समझते हैं ना तो काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो साइंस का ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और हार्ड प्रश्नों में आता है जब आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है। पढ़ते तो कितना आसान हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 80। 80 में क्या है? देखिए क्या, कभी कभी आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं, जो रेगुलर क्लास करें आपको डिटेल में हम आपको बताए हुए हैं कि जो एल्किन, एल्केन और एल्काइन, ये 3 चीज होता है, तीनों को फॉर्मूला। एल्किन का बताए थे क्या? CnH2n, ये हो गया एल्किन मानना है आपको, ठीक है, ये बेस। और एल्केन में क्या बताते हैं? CnH2n और +2 कर देना है ना, +2 कर देंगे तो ये एल्केन हो जाएगा ऊपर वाला। और एल्काइन इसको नीचे करना है, तो इस ठीक सेम यही रहेगा, बेस ये रहेगा Cn और H2n। और एल्काइन में क्या होता है? माइनस हो जाता है, ठीक है, -2 हो गया। इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, देखिए एल्केन +2, है ना, एल्केन +2, ये बेस हो गया आपका। और एल्केन में जाएगा +2, एल्काइन माइनस, एल्काइन माइनस, एल्काइन, है ना, शब्द का उच्चारण में एल्काइन माइनस में जाएगा ना, तो माइनस वाला हो गया है, ठीक है। तो एल्केन में, एल्केन समूह में क्या +2 हो जाता है, CnH2n +2। जैसे यहाँ 3 रहेगा, 3 दूनी 6 और प्लस यहाँ 2 यानी 8 रहेगा, C3 यहाँ रहेगा, C8 रहेगा, समझ आइए कि एल्केन समूह का वो है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हम डिटेल में बताए हुए हैं, इसलिए जो पीछे का वीडियो जिनका छुटा हुआ है, नए जुड़े हैं, तो पीछे का वीडियो जरूर देखिएगा, सभी आपको आसानी से समझ में आएगा और कई चीज़ें आप सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है? निम्नलिखित में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध मौजूद है?
तो सहसंयोजक बंध किसमें मौजूद है? तो मीथेन में है, ठीक है। मीथेन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 हो गया, इसे ही मार्स गैस का कहा जाता है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। फिर आपको पूछेगा गोबर मतलब कि जो दलदली क्षेत्रों में, धान के खेतों में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन पाया जाता है। कोयला खदानों में विस्फोट का कारण क्या हो सकता है? तो वो मीथेन होता है, ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? मानव श्वसन तंत्र में वायु के अभिगमन का कौन सा क्रम सही है? तो जो श्वसन का क्या बोला? श्वसन तंत्र में वायु के अभिगमन का सही क्रम आपसे पूछा है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो ये होगा नासा मार्ग, है ना, मतलब पहले नाक से लेंगे ना सांस, तो पहले यही आंसर हो जाएगा, नासा मार्ग, है ना। नाक से पहले स्टार्ट होगा ना, फिर ग्रसनी, फिर स्वर यंत्र, फिर ट्रेकिया, फिर श्वास नलिकाएं, फिर फेफड़ा, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है? फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा है? तो वो क्या है? फिनाइल पायरुबिक अम्ल होता है। फिनाइल पायरुबिक अम्ल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें मिलाना है तो कैसे मिला देंगे? तो इसमें जो जानते पहले उसको मिला लीजिए। देखिए एक चीज आसान क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित होगा, ठीक है, ध्यान रखना है ना। ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो सी का 3 होगा। और ये जो फेरोमेन्स है ना, ये भी आसान है, कई बार आपको प्रैक्टिस सेट करते होंगे तो मिला होगा। ये साथी आकर्षित करना है, किससे? फेरोमेन्स मतलब क्या हुआ? साथी आकर्षित करना, यानी कि सी का 3 का सी और 4 का डी हुआ। तो 4 का डी तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। हालांकि जिसके पास ये पीडीएफ होगा, ठीक है, उसमें इसमें पीडीएफ में आंसर दिया हुआ क्या मालूम? ए दिया हुआ है ना, जो कि गलत हो जाएगा, है ना, ए नहीं होगा ना। आप लोग भी देख सकते हैं इंसुलिन कहाँ होगा? सी का मतलब 3 का सी होगा, तो 3 का सी अब एक ही में दिया हुआ है ना, ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको केजीएस की तरफ से जो पीडीएफ मिला हुआ उसमें आंसर आपका ए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ही आंसर होगा। बाकी यहाँ पर मिला सकते हैं एड्रोनिल हार्मोन जो है, ये गुस्सा, ये डर, तनाव को, और एस्ट्रोजन जो ये महिलाओं का, यानी कि ये सीधा सीधे सब सही है ना। तो ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें मिलान करना ही बताया था कि क्या बोला? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो आंसर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन दाएं वेंट्रिकल से ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाता है? तो कौन ले जाता है? तो फुफ्फुसीय धमनी। कौन? फुफ्फुसीय धमनी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब इसको मिलाइए, क्या होगा आंसर? देखिए सेरिबेलम है, हाइपोथैलेमस है, सेरेब्रम है, मेडुला एब्लोगेंटा, सभी को आपको आसानी से याद करवा दिए। कैसे याद करवाएं? कुछ ना कुछ रिलेट करके आपको याद करवा दिए, ठीक है। जैसे सेरेबेलम आपको बताया था, सेरेबेलम बैलेंस, बेलम बैलेंस, यानी कि शरीर का संतुलन जो आएगा। देखिए यहाँ लिखा ना कि चलने या खड़े होने के लिए संतुलन, संतुलन मतलब बैलेंस, तो बैलेंस बेलम, बैलेंस बेलम, तो एक का एक होगा, खटाक से मिला देना है। कन्फर्म 100% कन्फर्म, आपको दिमाग वहाँ कॉन्फिडेंस होगा। इस तरह से जब पढ़ेंगे ना वहाँ पर पूरा मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो सेरिबेलम बैलेंस, ठीक है। क्योंकि कन्फ्यूजन होता है ना, यहाँ पे सेरेब्रम भी है, तो अगर अच्छे से इस तरह से हम जैसे बता रहे हैं उसका नहीं करके जाइएगा ना, तो वहाँ पर एग्जाम में अरे सेरिब्रम होगा या तो सेरिबेलम होगा, इस तरह कन्फ्यूज हो जाएगा वहाँ। इसलिए ऐसे आपको करना है, ये क्या बेस्ट तरीका होता है, स्मार्ट स्टडी इसे ही बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से करते हैं तो आपका कन्फर्म होता है और आसानी से याद हो जाता है। ऐसे नहीं करते हैं तो क्या कहते हैं, बार बार भूलते हैं, बार बार याद करते हैं और एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, गलती हो गया तो फिर आके बोलते हैं अरे पढ़ल का गलती हो गया, है ना। तो यही सब होता है, इसलिए कुछ ना कुछ रिलेट करते हैं तो फिर मजा आता है। क्या कई वर्षों से अनुभव है ना, कई वर्षों हम खुद पढ़ाई किए, फिर जॉब लिए और फिर आप लोग को पढ़ाने लगे। तो पढ़ाने का मेरा ये था, पहले एक बताते कहानी क्या, कि जब हम यूट्यूब पे पढ़ते थे खुद, तो देखते थे कि कई ऐसे यूट्यूबर है ना जो कि जिस तरह से पढ़ा रहा है, तो उससे लगता था यार इससे ज़्यादा तो हम जानते हैं और इससे बेहतर हम पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हम यूट्यूब चालू किए कि चलो सब लोगों को हम बेहतर दे सके। मेरे पास टाइम रहता है, जो भी हमको ऐसा मिला है काफ़ी, मतलब वहाँ बैठने का काम रहता है, सिर्फ अपना पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, तो इसलिए आपको हम पढ़ा पाते हैं। सोचे कि चलो पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, तो कुछ लोगों को पढ़ाई लिखाएँगे तो मज़ा आएगा। तो शिक्षा से रिलेटेड हमारा इंटरेस्ट जो रहा, तो यही रुचि रह गया, है ना? तो पढ़ाने लगे आप लोग को। तो जहाँ तक कोशिश होता है बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट दें और आसानी से आपको समझ में आए, आसानी से आपको याद हो, कम समय में बहुत सारी चीज़ें याद हो और भूले नहीं जल्दी हैं। तो बेलम बैलेंस, ठीक है, एक का एक, ठीक है, एक का ए मिलाएंगे, ठीक है। अब एक का ए मिलाएंगे तो बताइए आंसर कौन होगा, है ना। एक ही से तो आंसर आ जाता है, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है।
एक का एक है ना, एक का एक देखिए यहाँ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि जिसके पास ये पीडीएफ होगा इसमें भी आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है, जो कि गलत है, पूरी तरह से गलत है। यहीं से तो छांट देंगे बैलेंस। अब एक का यहाँ पर 4 लिख दिया, जो कि गलत है। एक का 4 जो है, जो कि इसमें पीडीएफ में आंसर दिया हुआ है एक का 4, जो कि गलत है। हम तो यहाँ से आंसर कन्फर्म कर लेंगे ना कि बैलेंस, बैलेंस बेलम, ठीक है, इस तरह से। और फिर यहाँ पर क्या, हाइपोथैलेमस, शरीर का तापमान और भावनाओं और भूख और नियंत्रण का, ये हाइपोथैलेमस हो गया। सेरेब्रम क्या हो गया, ये जो बुद्धि चेतना, ये सेरेब्रम, ये सही है। और उल्टी का नियमन केंद्र यानी साथ ही हृदय गति और श्वास का नियंत्रण यानी कि जो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा होता है। तो ये भी क्या है, सही मिलान यहाँ पर सही है। तो आंसर क्या होगा, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सीधा सीधा मिलान सबका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन दो द्वीप समूहों को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, हमेशा ध्यान रखना है ना। है तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, लेकिन क्या 10 डिग्री चैनल ही हमेशा आपसे पूछा जाता है बार बार, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को ये अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी द्वीप नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर गंगा नदी में सीधे जाकर मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर गंगा नदी में सीधे जाकर मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। पूछा क्या है कि कौन नदियां जो है यमुना की सहायक नदी है। तो यमुना की सहायक नदी इसमें कौन कौन आएगा मालूम, चंबल आएगा, बेतवा आएगा और केन आएगा, ठीक है। 1 2 4, 1 2 4 कहाँ है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। और सोन नदी जो है किसका, ये तो गंगा का है ना, गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पर, डी करेक्ट आंसर हो गया, 88 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 89। 89 में क्या है कि भारतीय शहरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें उपर्युक्त में से कितने कथन सही है। तो भारतीय शहरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कितने कथन सही है। तो इसमें देखते हैं कितने कथन सही है 89 में, है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा परियोजना, ये सही है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 100 शहरों को चयनित किया गया है, ये भी सही है। फिर क्या है, अमृत मिशन का उद्देश्य जो है बुनियादी ढांचों का विकास है, ये भी सही है। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो है केवल महानगरों पर केंद्रित है, यही गलत है। क्योंकि जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी ये मिशन है, ये केवल महानगरों पर नहीं बल्कि सभी शहरों पर है, चाहे छोटे हो बड़े हो। और इसमें क्या लिख दिया, केवल महानगर, यही गलत हो गया। यानी कि 1 2 और 3 ये तीनों कथन सही है। तो कितने कथन सही है पूछा था ना, कितने कथन सही है, तो 3 कथन सही है, यानी कि केवल 3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा ना, 89 का सी। नेक्स्ट क्या है, सौर मंडल के किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट नामक विशाल तूफान देखा जाता है। तो सौर मंडल के किस ग्रह पर, तो किस ग्रह पर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बृहस्पति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा अभी उपग्रह किसके पास है, तो शनि के पास है। कितना है, तो पहले कितना था, 146 था शायद, है ना। अब फिर कितना, 128 नए उपग्रह की खोज हुई। तो कितना टोटल अभी वर्तमान में हो गया, 814 और 4 2 6 1 7 और 2 274 उपग्रह हो गया अभी किसके, शनि ग्रह के पास है। आपसे पूछेगा क्या मालूम, अभी हाल ही में कितने नए उपग्रह है ना शनि का खोजा गया है। तो 128 उपग्रह याद रखना है, टोटल कितना 274 हो गया। और उसके बाद है बृहस्पति के पास 95 उपग्रह है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और ये खनिज है और सर्वाधिक उत्पादक पूछा क्या कि कितने युग्म सही है ना, कितने युग्म सही है। तो पहला क्या है कि देखिए, थोरियम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य केरल है, ये सही है। मोनाजाइट का सर्वाधिक उत्पादक जो है उड़ीसा, सही है। क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादक कर्नाटक, गलत है। क्रोमाइट का भी है ना, कौन है, उड़ीसा ही है, ठीक है। इसलिए 3 वाला यहाँ पर क्या गलत है। और टंगस्टन का राजस्थान, ये सही है। यानी कि 1 2 3 3 युग्म सही है। कितने युग्म सही है, 3 युग्म, केवल 3 युग्म, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 92 कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी वो है ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93, इसमें क्या है, शहर और नदी किस नदी के किनारे है, कितने युग्म सही है। तो आंसर क्या होगा, देखिए इसमें जो टोक्यो है आराकाबा नदी के किनारे है, ये सही है। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे सही है। पेरिस सीन नदी के किनारे सही है। बर्लिन जो है एल्बे नदी के किनारे, ये गलत है।
वर्लिन जो है ये अस्प्री और हवेल नदी के बीच में स्थित है, अस्प्री और हवेल नदी के बीच में स्थित है, ये वाला गलत है, इसलिए कितने 1, 2 और 3 सही है ना, तो 3 युग्म सही है, तो केवल 3 ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्या, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 10 यहाँ पर क्या लिखा है देखिए 10 देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा, ये 10 नहीं है मान लो, ये इसमें एरर है, 1 डिग्री देशांतर, कितना 1 डिग्री देशांतर ये लिखा है, ठीक है, तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा, तो 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है 4 मिनट होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मतलब ये जनजाति और निवास स्थान है, तो इसमें सुमेलित करना है, तो इसको सुमेलित कर देते हैं। देखिए ये क्या है, फूलानी, ये जनजाति जो है ये कहाँ निवास करती है, फूलानी जनजाति ये निवास करेगी आपको कहाँ, मध्य एशिया में, ठीक है। माओरी जनजाति कहाँ निवास करती है, मध्य एशिया नहीं होगा मालूम, ये होगा पश्चिमी, फूलानी क्या होगा, पश्चिमी अफ्रीका में होगा, 1 का 3 होगा, ठीक है। और माओरी जो है ये कहाँ निवास करती है, न्यूजीलैंड में, ठीक है। और यूकाधीर ये कहाँ होगा, यूकाधीर हो जाएगा साइबेरियाई टुंड्रा में, साइबेरियाई टुंड्रा में, ठीक है। और खिरगिज जो है ये कहाँ निवास करती है, खिरगिज जो हो जाएगा मध्य एशिया में, कहाँ मध्य एशिया में, ठीक है। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमालय में पीरपंजाल पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए पीरपंजाल पर्वतमाला श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, तो देखिए इसमें क्या है कि यह लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है पीरपंजाल, ये सही है, ठीक है। उसके बाद बात करें क्या यह पर्वतमाला सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है, ये गलत है, क्योंकि जो पीरपंजाल है कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र को अलग करती है, ये वाला गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर क्या है, बनिहाल दर्रा और जो पीरपंजाल दर्रा इस पर्वतमाला में स्थित महत्वपूर्ण मार्ग है, ये वाला यहाँ पर क्या है सही है, यानी कि 1 और 3 सही है, आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97, इसमें क्या भारतीय हिमालय के हिमनदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही है, भारतीय हिमालय के हिमनदों के संदर्भ में, तो इसमें बोला कितने कथन सही है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सियाचिन हिमनद विश्व का दूसरा सबसे लंबा और गैर ध्रुवीय हिमनद है, ये सही है। गंगोत्री हिमनद भागीरथी नदी का स्रोत है, ये सही है। जेमू हिमनद सिक्किम में स्थित है, ये सही है। पिंडारी हिमनद कुमायूं हिमालय में स्थित है, ये भी सही है। कितने कथन सही है, तो सभी चारों सही है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्या, पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो पृथ्वी को कितने समय 24 टाइम जोन में इसे बांटा गया है, ठीक है। सर्वाधिक टाइम जोन पूछेगा कहाँ है, तो वो फ्रांस में, सर्वाधिक टाइम जोन जो है फ्रांस में 12 टाइम जोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कितने युग्म सही है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के साथ, ये सही है। मैकमोहन भारत चीन, ये सही है। डूरन रेखा भारत और पाकिस्तान, ये भी सही है। सर क्रिक जो भारत पाकिस्तान के बीच विवाद है, ये भी सही है, यानी सभी सही है। आंसर क्या हो जाएगा 99 का, ऑप्शन डी चारों युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन क्या है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने, ये बोला कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए ज्वार मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उत्पन्न होते हैं, सूर्य का प्रभाव नगण्य होता है, ये गलत है। सूर्य का प्रभाव नगण्य नहीं बोल सकते हैं, सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रभाव होता है, इसलिए गलत है। वसंत ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा दोनों के दौरान आते हैं, ये वाला सही है। फिर क्या, उपसौर और अपसौर की स्थितियां ज्वार की ऊंचाइयों को प्रभावित नहीं करती है, ये करता है ना, ऊंचाई को प्रभावित करता है, इसलिए केवल 2 सही है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका केजीएस बिहार दरोगा का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 12 होता है समाप्त, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हो सकता है कि आज एक वीडियो आपको लाएंगे कौन सा, तो जो ज्ञान बिंदु का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है वो, और जो खाकी सीरीज का 3.0 का आज फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है, तो हो सकता है वो भी हम लेके आएंगे रात में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और, जो खाकी सीरीज 3.0 फुल लेंथ टेस्ट शुरू होने वाला है, आप लोगों को अगर कहीं से PDF मिलता है, देखिए पढ़ाई आसान होना चाहिए और टेंशन मुक्त होना चाहिए, इसलिए आप लोग को कहीं से आसानी से मिल रहा है तो ठीक है। और कई चीज़ें क्या होता है, कहीं आपको एक जगह एक PDF आपको फ्री दे दिया, फिर आपको क्या है PDF आप वही सोचते रहते हैं, आप रिक्वेस्ट करते रहते हैं, फिर देता है डिलीट करता है, तो ये आपको टेंशन भरा ये सब पढ़ाई है ना। पढ़ाई क्या, टेंशन मुक्त करिए, सभी PDF जो भी टेस्ट सीरीज शुरू होता है वो सभी PDF आपको मान के चलिए 499 यानी 500 में अगर खाकी सीरीज शुरू किया है
499 यानी 500 में क्या है, ठीक है, तो आपको मात्र 49 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको टोटल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टोटल सॉल्यूशन पीडीएफ, टोटल आपको क्वेश्चन पेपर पीडीएफ आपको सही समय से मिल जाता है, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं, बैठे-बैठे आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे चला जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको व्हाट्सएप में चला जाएगा पीडीएफ, ठीक है। उसको आप आसानी से मज़ा से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, है ना। 49 रुपये लगता है, आपका मात्र नहीं। कई लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 3, 4, 5 स्टूडेंट है एक ही जगह है, पाँचों मिलकर खरीद लिए, कितना-कितना लगा, 10-10 रुपये लगा। लेकिन हम आपको क्या करते हैं, सभी पीडीएफ को आपको सिस्टमैटिक ढंग से सही समय पर आपको पूरा जब तक चलता है, आपको महीना 2 महीना आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं मात्र 49 रुपये में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, आपको कोई भी पीडीएफ, बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी एडो हो गया, किसी का भी खाकी सीरीज हो गया, चाहे डबल स्टार हो गया, चाहे आपका एडुटेरिया का चल रहा है, चाहे खान सर का चल रहा है, सभी का पीडीएफ आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, कई पीडीएफ आपको कुछ जो फ्री में हमारे पास आ जाता है, हम आपको फ्री में भी आपको उपलब्ध करा देते हैं, जैसे बीसीडब्ल्यू का है ना, एडो का टेस्ट जो है, जिसको भी चाहिए आप टेलीग्राम से जुड़िए, आपको फ्री में सभी एडो टेस्ट आपको जो बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला का जो एडो टेस्ट है, आपको सभी फ्री आपको उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम से, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम हम पिन कर देते हैं। बाकी लोग जो नहीं, जिनको मिल रहा है पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं ना, 798 764 है ना 3387 है ना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।